बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 उसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे पास 4.7 जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो अपीयर होता है या तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, या हमारे पास वर्क डन जो है वो अपीयर होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, या हमारे पास जो वर्क डन है वो अपीयर होता है चेंज इन टोटल एनर्जी जो है उसकी फॉर्म में। अब हमने जो है वो जो टोटल एनर्जी की बात की है, टोटल एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मीन कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन। ये तमाम बातें जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। अब मैंने एक दफा लिखा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दूसरी दफा लिखा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखा। तो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है वो अपीयर होगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। तो यही बात जो है हमने पहले दो लाइनों के अंदर मेंशन की हुई है कि हमारे पास जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन होना है और वो काज होगा, वजह बनेगा इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द बॉडी, और वो एनर्जी अपीयर होनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और सम ऑफ बोथ मींस के चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है उसके सम के बराबर। अब इस चीज को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जब डिफाइन करेंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे वर्क डन ऑन बॉडी इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और एंड लिखा, और का मतलब है या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इस चीज को साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। मैंने एक जो है वो स्क्वायर बॉक्स जो है वो कंसिडर किया और मैंने एक्सपोज किया ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैं vi सपोज कर लेता हूँ। हमने इसके ऊपर लगाई है फोर्स, और फोर्स लगाई तो ये पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके एक नए पॉइंट पे जो है वो आएगा। मैस के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन पोजीशन चेंज होगी और बी पॉइंट पे आ गई। अब जब बी पॉइंट पे आया तो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, vf के बराबर होगी, जो कि क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी कहलाती है हमारे पास। और हमने चूंकि फोर्स लगाई है और न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो हमारे पास ए से बी हमने डी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी यही है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में से जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज कर सकते हैं, और किस चीज के लिए, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, 2as की जगह पे हमने d यूज किया और इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये d जो है इसको सेपरेट कर लेना है। ये 2a जो है वो हमारे पास राइट साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड हो गया, और vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर वैसे का वैसे। और हमारे पास ये एक इक्वेशन जो है वो d यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने के लिए। और मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जो फोर्स लगाई थी वो न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma है, और मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जब वर्क डन को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास d की वैल्यू है वो हमने रिप्लेस की, और वो किसके बराबर आई, 1/2a इंटू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास उसमें फोर्स की वैल्यू थी और वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वो किसके बराबर है, ma के बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये a जो है वो इस a से कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बना, 1/2m और vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 1/2m जो है इसको vf स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको vi स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो इक्वल टू आया 1/2m vf स्क्वायर माइनस 1/2m vi का
स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या बन गई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब भी हम किसी भी फाइनल जो है वो चीज को माइनस करेंगे इनिशियल में से, या हम ये भी कहते हैं कि बाज़ का हम बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को और किसके बराबर का, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। तो इस बिना पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल टू आया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्योंकि वेलोसिटी इन्वॉल्व थी, ये वीएफ वीआई वेलोसिटी इन्वॉल्व थी, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो डिस्टेंस कवर हुआ, एक्सेलरेशन हुई, इस वजह से हमने ये कहा कि हमारे पास ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इक्वल आया। और ये क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ साथ हम इसको जो है वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रिंसिपल की जगह पे टर्म यूज की जा सकती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर हम सिनेरियो को चेंज कर दें, सिनेरियो को चेंज करने का मतलब है हमने बात की है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट से राइट मूव किया है और किस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, मीन के वेलोसिटी जो है उसके अंदर जो चेंज आया है और जिसकी वजह से हमारे पास वी आई वेलोसिटी से वी एफ हो गई। ये प्रीवियस हमने बात की। तो क्योंकि वेलोसिटी इन्वॉल्व थी तो वेलोसिटी का ताल्लुक जो है किसके साथ होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास वर्क डन जो है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया था। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो हम क्या बात करेंगे कि हम ये कंसिडर करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कंसिडर एक बॉल कंसिडर कर लेता हूँ जिसका मास है, और मैंने क्या किया, इसको जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है वो मूव करवाया और पॉइंट बी पे आके जो है वो हमारे पास इसने कोई ना कोई हाइट जो है वो अटेन की है। और जब हाइट अटेन की है तो हाइट का ताल्लुक जो है वो हमारे पास किसके साथ होता है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। तो मीन के हमारे पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो राइज होगा अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो और सर्टेन हाइट कवर करेगा, तो उस वक्त वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक हम ये कहते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो वर्क डन जो है वो हमारे पास इक्वल टू आएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मीन के इस बात को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं कि जो वर्क डन आया वो हमारे पास किसके इक्वल आया, डेल्टा चेंज के लिए, और एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने वर्क डन इज इक्वल टू क्या मेंशन कर दिया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है और वो जो बहुत सारी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें से एक जो है पोटेंशियल एनर्जी की टाइप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम किसी भी कंप्रेस स्प्रिंग की बात कर रहे होते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इस वाले केस में हमारे पास वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आएगा, वर्क डन आएगा चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है मुकम्मल हो गया। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर दिया जाएगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लेक्चर को देखें, सुने, बार बार सुने ताकि आपको चीज़ों को समझ आए। और अल्लाह हाफिज।